नमस्कार साथियों, मैं रितेश आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस सॉल्यूशन 360 पर स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोग को एडिटोरियल जो बीपीएससी प्रीवियस ईयर का बुक है उसका आज मैं आप लोग को सीडीपीओ प्रारंभिक परीक्षा जो 15/7/2018 को हुआ था उसका मैं करवाने जा रहा हूं। तो आइए शुरू करते हैं इतिहास के साथ। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रदोत कहाँ का राजा था, तो वो था अवंती का। प्रदोत कहाँ का राजा था, तो अवंती का था। प्रदोत वंश प्राचीन भारत का एक राजवंश था। इस वंश ने आर्यावर्त पर शासन किया था। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था, तो राजा चंड प्रदोत था। बौद्ध ग्रंथ विनय पिटक के अनुसार चंड प्रदोत का मगध नरेश बिंबिसार के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे। जब चंड प्रदोत पीलिया रोग से ग्रसित था तब बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को उनकी सहायता हेतु भेजा था। हुन राजा तोरमान किस औलिकार राजा द्वारा पराजित किया गया था, तो यशोधर्मन के द्वारा हुन राजा तोरमान मालवा के शासक यशोधर्मन द्वारा पराजित हुआ था। मिहिरकुल तोरमन का ही पुत्र था। तोरमन ने लगभग 500 ईस्वी में मालवा पर अधिकार किया था। मिहिरकुल ने अपने साम्राज्य का विस्तार अफगानिस्तान तक किया था। तीसरा क्वेश्चन, तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस राजा द्वारा करवाया गया था, तो राजा चोल के द्वारा। तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस राजा द्वारा करवाया गया था, तो राजा चोल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अभिलेखों में से किस में विधवा दहन का उदाहरण उल्लेखित है, तो वो है भानुगुप्त का एरन स्तंभ अभिलेख। निम्नलिखित अभिलेखों में से किस में विधवा दहन का उदाहरण है, तो भानुगुप्त का एरन स्तंभ अभिलेख। नेक्स्ट, महावंश के अनुसार बिंबिसार किस आयु में सिंहासन पर बैठा था, तो वो बैठा था 15 वर्ष के आयु में। महावंश के अनुसार बिंबिसार किस आयु में सिंहासन पर बैठा था, तो वो बैठा था 15 वर्ष। अजातशत्रु बिंबिसार का ही पुत्र था जिसने अपने पिता की हत्या कर मगध की गद्दी पर बैठा था। बराबर पर्वत श्रृंखला स्थित गोरखगिरी किसके द्वारा विजित की गई, तो वो किया गया खारवेल के द्वारा। बराबर पर्वत श्रृंखला स्थिर गोरखगिरी किसके द्वारा विजित की गई, तो खारवेल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मोहम्मद गोरी गुजरात के चालुक्यों द्वारा कब पराजित हुआ था, तो वो पराजित हुआ था 1178 को। मोहम्मद गोरी गुजरात के चालुक्यों द्वारा कब पराजित हुआ था, 1178 को। देखिए, गौरी के शासन काल में ही सिक्कों पर देवी लक्ष्मी का चित्रण किया गया था। अगला क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा द्वार समुद्र की विजय के लिए किसे नियुक्त किया गया था, तो वो किया गया था मलिक काफूर को। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा द्वार समुद्र की विजय के लिए किसे नियुक्त किया गया था, मलिक काफूर को। नौमा, मोरक्को के यात्री इब्न बतूता का वृत्तांत किस रूप में जाना जाता है, तब वो जाना जाता है रेहला। मोरक्को के यात्री इब्न बतूता का वृत्तांत किस रूप में जाना जाता है, तो रेहला। इस पुस्तक के माध्यम से 14वीं शताब्दी के भारत की सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन विषय का वर्णन प्राप्त किया जा सकता है। फतेहपुर सीकरी स्थित प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा जामी मस्जिद का कौन सा प्रवेश द्वार बनता है, तब वो बनता है दक्षिणी प्रवेश द्वार। मुगल सम्राट अकबर द्वारा 1571 में गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा का निर्माण किया गया था। यह मस्जिद का प्रवेश द्वार दक्षिण दिशा में स्थित है। बुलंद दरवाजा का प्रवेश द्वार दुनिया का सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार है। 11 नंबर, 26 जून 1539 को शेर शाह और हुमायूं के बीच युद्ध कहाँ लड़ा गया था, तो चौसा के पास। 1539 को 26 जून 1539 को शेर शाह और हुमायूं के बीच कहाँ युद्ध लड़ा गया, तो चौसा में। इस युद्ध में शेर शाह सूरी विजय हुआ था। चौसा नामक स्थान वर्तमान में बक्सर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय इतिहास, अब आधुनिक भारत से क्वेश्चन देखिए। भारत में सती प्रथा प्रतिषेध कानून
कब पास किया गया था? तो वो किया गया है 1829 को। भारत में सती प्रथा प्रतिषेध कानून कब पास किया गया? तो 1829 को। भारत में ठगी अतिक्रमण करने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो W.H. सीलीमैन को। भारत में ठगी अतिक्रम करने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो W.H. सीलीमैन को। देखिए, भारत में ठगी प्रथा को समाप्त करने का श्रेय विलियम हेनरी सीलीमैन को जाता है। इन्होंने 1830 ईस्वी में इसे पूर्ण रूप से समाप्त किया था। इस समय लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत के गवर्नर जनरल थे। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। 14 कह रहा कि महात्मा गांधी पर चंपारण सत्याग्रह के लिए कब अभियोग चलाया गया था? तो वो चलाया गया था 1917 को। चंपारण के किसानों की समस्या को समाप्त करने के उद्देश्य से गांधी जी अप्रैल 1917 में चंपारण पहुंचते हैं तथा उनके द्वारा चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत की जाती है। ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी की इस कार्य हेतु उन पर महाभियोग का मुकदमा दायर करती है, जिसे बाद में उपराज्यपाल के हस्तक्षेप के द्वारा हटा लिया जाता है। किस वर्ष बी.डी. सावरकर हिंदू महासभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए? तो 1938 में। किस वर्ष बी.डी. सावरकर हिंदू महासभा के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए? तो बी.डी. सावरकर कब हुए? तो 1938 में। आज़ादी के संघर्ष के दौरान इन पर बी.डी. सावरकर पर बहुत सारे मुकदमे हुए। ये पहले व्यक्ति थे जिनका मुकदमा पहली बार अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग में चला था। ठीक है, इन्होंने ही 1904 में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किया था। 16 का आंसर देखिए। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स दिल्ली कब पहुंचे थे? इसका ऑप्शन हो जाएगा ई, क्योंकि 22 मार्च 1942 को, जो कि ऑप्शन में नहीं है। 22 मार्च 1942 को स्टैफोर्ड क्रिप्स दिल्ली पहुंचे थे। इन्हें भारत के संविधान पर ब्रिटिश सरकार का मसौदा पर चर्चा करने के लिए भारत भेजा गया था। 1942 में भारत आने का कारण यह भी था कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय वह भारत का सहयोग प्राप्त करना चाहते थे। इंग्लैंड में लॉर्ड्स के सदन में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक कब पारित हुआ था? तो 16 जुलाई 1947 को हुआ था। इंग्लैंड में लॉर्ड्स के सदन में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक कब पारित हुआ था? तो 16 जुलाई 1947 को। देखिए, 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना की घोषित किया गया था। माउंटबेटन योजना कब घोषित हुआ? तो 3 जून 1942 को माउंटबेटन की योजना घोषित होता है। इन्हें भारत के संविधान पर ब्रिटिश सरकार के मसौदा पर चर्चा के लिए भारत भेजा जिसमें भारत का विभाजन का वर्णन किया गया था। भारत का विभाजन का वर्णन 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना में घोषित किया गया। इसे सर्वप्रथम 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया, जिसे 16 जुलाई को संसद द्वारा पारित किया गया और 18 जुलाई 1947 को इस पर शाही सहमति के द्वारा अनुमोदन प्राप्त हुआ, जिसका परिणाम स्वरूप 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। 14 अगस्त को भारत का पाकिस्तान से विभाजन किया गया एवं 15 अगस्त को भारत एक पूर्ण देश के रूप में स्थापित हुआ। इस कार्यक्रम को आप एक बार फिर से समझें। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना को घोषित किया जाता है, जिसमें भारत विभाजन का वर्णन किया गया था। फिर इसको 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया। ठीक है, जिसको 16 जुलाई को संसद द्वारा पारित किया जाता है। 16 जुलाई को 1947 को पारित किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। हालांकि 14 अगस्त को ही पाकिस्तान भारत से अलग हो गया था। क्वेश्चन नंबर 18, भारत का संविधान किसके द्वारा ग्रहण किया गया? तो वो किया गया संविधान सभा के द्वारा। भारत का संविधान किसके द्वारा ग्रहण किया गया? संविधान सभा के द्वारा। 1815 में प्रकाशित राजा राम मोहन राय की पहली पुस्तक का नाम क्या था? तो वो था वेदांत ग्रंथ। वो कौन था? वेदांत ग्रंथ। 1815 में प्रकाशित राजा राम मोहन राय की पहली पुस्तक का नाम क्या था? वेदांत ग्रंथ। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। इन्होंने ही 1815 में वेदांत ग्रंथ पुस्तक की रचना की थी। देखिए, राजा राम मोहन राय के द्वारा बहुत सारे पुस्तक लिखा गया। एक तुहफत अल मुवहिदीन 1804 में लिखा गया। 1804 में कौन सा बुक लिखा गया?
तुहफत अल मुबाहिदीन। फिर ईसोपनिषद 1816 में लिखा गया। 1815 में वेदांत ग्रंथ और 1816 में ईसोपनिषद लिखा गया। फिर 1817 में ही कठोपनिषद, 1816 में ईसोपनिषद और कठोपनिषद 1817 में, और 1820 में लिखा गया इनके द्वारा हिंदू धर्म की रक्षा। 1820 में लिखा गया हिंदू धर्म की रक्षा। फराजी आंदोलन के विरोध में 1893 में ढाका में ताइयूनी आंदोलन किसने चलाया था? तब वो चलाया है जौनपुर के केरामत अली। जौनपुर के केरामत अली ने फराजी आंदोलन चलाया था। फराजी आंदोलन का नेतृत्व भारत में हाजी शरियतुल्लाह ने किया था। इस आंदोलन के विरोध में 1893 में ढाका में ताइयूनी आंदोलन का नेतृत्व जौनपुर के केरामत अली ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर सैयद अहमद खां के सबसे कटु आलोचक कौन थे? तब वो कौन थे? जमाजुद्दीन अफ़गानी। वो कौन थे? जमाजुद्दीन अफ़गानी। सर सैयद अहमद खां के सबसे कटु आलोचक कौन थे? जमाजुद्दीन अफ़गानी। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसकी कानूनी समस्या के समाधान हेतु महात्मा गांधी को 1893 में दक्षिण अफ्रीका बुलाया गया था? तब वो बुलाया गया था गुजरात के दादा के लिए। किसकी कानूनी समस्या के समाधान हेतु गांधी को 1893 में दक्षिण अफ्रीका बुलाया गया था? तो गुजरात के दादा के लिए। महात्मा गांधी 1893 में दक्षिण अफ्रीकी व्यापारी दादा अब्दुल्ला के मुकदमे पर पैरवी के लिए गए थे। वहाँ गांधी जी ने उनका मुकदमा लड़ा एवं जीता भी। इस समय अफ्रीका में काले और गोरे के बीच भेदभाव को देख उन्होंने इसे समाप्त करने का संकल्प लिया था। 23वां, लॉर्ड कर्जन द्वारा किस वर्ष भारतीय विश्वविद्यालय एक्ट पारित किया गया था? तो 1904 में। लॉर्ड कर्जन द्वारा किस वर्ष भारतीय विश्वविद्यालय एक्ट पारित किया गया था? तो 1904 में। देखिए 1902 में सर रैले की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया। इस आयोग का उद्देश्य था विश्वविद्यालयों की स्थिति का आकलन करके उनकी कार्य क्षमता को बढ़ाने का सुझाव देना था। इसी आयोग की अनुशंसा पर वर्ष 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम को पारित किया गया था। बंगला नाटक नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो माइकल मधुसूदन दत्त ने। बंगला नाटक नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो माइकल मधुसूदन दत्त ने बंगाली नाटक नील दर्पण का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया था। यह पुस्तक मूल रूप से बंगाली भाषा में लिखा गया था, जिसके लेखक दीनबंधु मित्र थे। 25 नंबर देखिए। एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी भारत तथा अरब के संपूर्ण साहित्य से अधिक मूल्यवान है, यह किसने कहा था? तो यह कहा था टीबी मैकाले ने कहा था। एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी भारत तथा अरब के संपूर्ण साहित्य से अधिक मूल्यवान है, यह किसने कहा था? तो टीबी मैकाले ने कहा था। नेक्स्ट है, पंजाब हिंदू सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1909 में। पंजाब हिंदू सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1909 में। UN मुखर्जी तथा लालचंद सेन के नेतृत्व में पंजाब हिंदू सभा की स्थापना की गई। पंजाब हिंदू सभा की स्थापना UN मुखर्जी तथा लालचंद सेन के नेतृत्व में पंजाब हिंदू सभा की स्थापना की गई थी। इस सभा की स्थापना का मुख्य उद्देश्य हिंदू धर्म की प्राचीन विचारों का प्रचार प्रसार करना तथा कट्टरपंथ विचारधारा को समाप्त करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में एका आंदोलन चलाया गया था? तो उत्तर प्रदेश में। किस प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में एका आंदोलन चलाया गया था? तो उत्तर प्रदेश में। देखिए उत्तर प्रदेश के सीतापुर एवं बहराइच के किसानों ने लगान में वृद्धि एवं उपज के रूप में वसूली गई लगान के विरोध में वर्ष 1921 में एका आंदोलन चलाया था। इस आंदोलन के प्रमुख नेता मदारी पासी तथा सहदेव थे। ठीक है। नेक्स्ट, खान अब्दुल्ला गफ्फार खां द्वारा स्थापित खुदाई खिदमतगार को किस नाम से भी जाना जाता था? तो देखिए खान अब्दुल्ला गफ्फार खां द्वारा स्थापित खुदाई खिदमतगार को किस नाम से भी जाना जाता था? तो रेड शर्ट्स के नाम से जाना जाता था। खान अब्दुल्ला गफ्फार खां को सीमांत गांधी के रूप में के नाम से जाना जाता था। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 29, जमींदारों द्वारा कृषक से मांगे गए बेगार और अवैध उपकरण को किस नाम से भी जाना जाता था? तो बेथी के नाम से जाना जाता था। बेथी, मेथी नहीं, बेथी। जमींदारों द्वारा कृषक से मांगे गए बेकार या अवैध उपकरण को बेथी के नाम से जाना जाता था। बेथी के माध्यम से जमींदार लोग किसानों को बिना किसी पारिश्रमिक के काम करने के लिए मजबूर करते थे। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, कर आप पुनः याद रखें, अब यह झंडा लहरा गया है, यह कभी भी झुकना नहीं चाहिए जब तक एक भी भारतीय पुरुष, महिला या बालक भारत में जीवित रहे। यह किसने कहा था? तो यह कहा था लाहौर में जवाहरलाल नेहरू ने। पुनः याद रखें, अब यह झंडा लहरा गया है, यह कभी भी झुकना नहीं चाहिए जब तक एक भी भारतीय पुरुष, महिला या बालक भारत में जीवित रहे। यह किसने कहा था? तो लाहौर में जवाहरलाल नेहरू ने। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान टीपू सुल्तान की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध था? तो श्रीरंगपट्टनम। 1782 को टीपू सुल्तान मैसूर की गद्दी पर बैठा था और 1799 में इसकी मृत्यु हो गई थी। चलिए, स्वतंत्रता, समानता और प्रेरणा कहाँ से आई? तो फ्रेंच क्रांति से। स्वतंत्रता, समानता और प्रेरणा कहाँ से आई? तो फ्रेंच क्रांति से। इन तीनों शब्दों को फ्रांस के संविधान में शामिल किया गया था 1848 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य विशेष से देख लीजिए, अली गौहर का बिहार अभियान किस वर्ष समाप्त होता है? तो वो होता है 1759 में। अली गौहर आलमगीर द्वितीय का पुत्र था। अली गौहर का बिहार अभियान 1759 ईस्वी में समाप्त हुआ था। 1765 ईस्वी को इलाहाबाद की संधि शाह आलम द्वितीय एवं लॉर्ड क्लाइव के मध्य हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में 1929 में किसान सभा आंदोलन का आरंभ किसने किया? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। बिहार में 1929 में किसान सभा आंदोलन का आरंभ किसने किया? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। वर्ष 1923-29 में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया था। 1929 में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया। इस किसान सभा के गठन का मुख्य उद्देश्य जमींदारी व्यवस्था से किसानों को मुक्त करना था, किसानों की समस्या को समाप्त करना था। आगे चलकर 1936 में, ध्यान दीजिएगा, 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया। 35, अलोवर्दी को किस वर्ष बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था? तो 1733। अलोवर्दी को किस वर्ष बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया? तो 1733। निम्नलिखित में से बिहार की कौन सा भू आकृतिक खंड झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो वो है मिथिला मैदान। निम्नलिखित में से बिहार की कौन सा भू आकृतिक खंड झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो मिथिला मैदान। भारत के 36 राज्यों केंद्रशासित प्रदेशों में 2011 की महिला साक्षरता दर के अनुसार बिहार का स्थान ऊपर से कौन सा है? तो ऊपर से 36वां है। भारत के 36 राज्यों केंद्रशासित प्रदेशों में 2011 की महिला साक्षरता दर के अनुसार बिहार का स्थान ऊपर से कौन सा है? तो 36वां। 38 का क्वेश्चन देखना है आपको। चलिए 38 का क्वेश्चन चालू करते हैं। 38 का क्वेश्चन कह रहा है कि गंगा नदी की दियारा भूमि का नामकरण निम्नलिखित में, गंगा नदी का दियारा भूमि का नामकरण निम्नलिखित में से किससे संबंध है? तो वो है दिया से। गंगा नदी की दियारा भूमि का नामकरण निम्नलिखित में से किससे संबंध है? तो दिया से संबंधित है। बरसात के समय जब बारिश का पानी जमा होता है तो नदी के दोनों ओर तटबंधों के बीच स्थित अवसाद दिए की आकृति में दिखाई देते हैं। दियारा बरसों से रेत के द्वारा एकत्रित भूमि का एक टुकड़ा है। फिर से सुन लीजिए, बरसात के समय जब बारिश का पानी जमा होता है नदी के दोनों ओर तटबंधों के बीच स्थित अवसाद को दिए की आकृति में दिखाई देता है। दियारा बरसों से रेत के द्वारा एकत्रित भूमि का एक टुकड़ा है। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु बिहार के भौगोलिक संकेत के रूप में पंजीकृत नहीं है? तो मूंगा रेशम। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु बिहार के भौगोलिक संकेतक के रूप में पंजीकृत नहीं है? तो मूंगा रेशम। बाकी जर्दालू आम, कतरनी धान और मगही पान ये सब सम्मिलित हैं। नेक्स्ट, बिहार में गंगा नदी में मिलने वाली सोन नदी का उद्गम स्थल है। बिहार में गंगा नदी में मिलने वाली सोन नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक पठार।
अमरकंटक पहाड़ी से सोन, नर्मदा और महानदी निकलती है। सोन गंगा की सहायक नदी है जो दानापुर के पास आकर गंगा से मिल जाती है। संख्यात्मक रूप से बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है संथाल। कौन है? संथाल। संख्यात्मक रूप से बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन है? तो संथाल। 41 का आंसर हो गया। यह झारखंड और पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में निवास करता है संथाल। बिहार सरकार के ऑर्गेनिक कॉरिडोर योजना के तहत निम्नलिखित में से किसके किनारे पास जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जाएगा? तो वो दिया जाएगा गंगा नदी। देश में जनसंख्या के संदर्भ में बिहार राज्य का स्थान 2011 के जनगणना के अनुसार क्या है? तो वो है तीसरा। सॉरी, 13वां नहीं, तीसरा है। बिहार के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो वो है रोहतास में साक्षरता दर सबसे अधिक है। बिहार के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है? रोहतास में। निम्नलिखित में से किस वैश्विक कंपनी को बिहार में लोकोमोटिव कारखाना स्थापित करने का ठेका मिला है? तो वो मिला है GE एंड अल्स्टॉम। ये देखिए करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो इसको छोड़ दीजिए और क्वेश्चन पहुंच जाइए 46 में। कपिलांश धातु उद्योग की स्थापना कहाँ हुई है? कपिलांश धातु उद्योग की स्थापना कहाँ हुई है? ये भी करंट अफेयर से रिलेटेड है, फिर भी इसका आंसर जान लीजिए। बक्सर जिला का राजपुर। सुधा कोऑपरेटिव की स्थापना किस IAS अधिकारी ने की है? सुधा कोऑपरेटिव की स्थापना किस IAS अधिकारी ने किया है? तो रामचंद्र सिन्हा ने। बिहार में लीची उत्पादन है, ये करंट है। मैं जहाँ भी हूँ जगदीशपुर वहीं है, यह किसने कहा था? तो कुंवर सिंह ने कहा था। किसने कहा था? कुंवर सिंह ने कहा था। मैं जहाँ भी हूँ जगदीशपुर वहीं है। बिरसा मुंडा के अनुयायी उन्हें किसका अवतार मानते थे? तो वो धरती आबा का अवतार मानते थे। बिरसा मुंडा के अनुयायी उन्हें किसका अवतार मानते थे? तो धरती आबा का। बॉयकॉट और स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में किस स्थान में गोल्डन लीग नामक संस्था की स्थापना हुई थी? तब वो हुआ है गोल्डन लीग की स्थापना देवघर में। गोल्डन लीग की स्थापना देवघर में हुआ था। बॉयकॉट और स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में किस स्थान में गोल्डन लीग नामक संस्था की स्थापना हुई? तो देवघर। पटना से प्रकाशित होने वाले प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन सा था? तब वो कौन सा था? तो द बिहार हेराल्ड था, जिसको गुरु प्रसाद सेन के द्वारा शुरू किया गया था 1875 में। गुरु प्रसाद सेन के द्वारा शुरू किया गया 1875 में द बिहार हेराल्ड। 1928 में बिहार में रविदास सभा का गठन किसने किया था? तो वो किया था जगजीवन राम ने। 1928 में बिहार में रविदास सभा का गठन किसने किया था? जगजीवन राम ने। यदि नील की खेती करने से छूट चाहते तो नील के किसानों को कौन सी क्षतिपूर्ति कर देना पड़ता? तो वो देना पड़ता तवान। यदि नील की खेती करने से छूट चाहते तो नील के किसानों को कौन सी क्षतिपूर्ति कर देना पड़ता? तवान। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 55 नंबर। 55 कह रहा है कि 1835 में पहला जिला स्कूल कहाँ खोला गया था? तो वो खोला गया था पटना में। 1835 में पहला जिला स्कूल कहाँ खोला गया था? तो पटना में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे, पूर्व में किस पद पर आसीन थे? तो पटना नगर पालिका के चेयरमैन पर आश्रित थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे, पूर्व में किस पद पर आसीन हुए थे? पटना नगर पालिका के चेयरमैन। 57। अब देखते हैं संविधान से। निम्नलिखित में से कौन सा भारतवर्ष को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? तो संविधान की प्रस्तावना और संविधान की प्रस्तावना में प्रस्तावना को 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा समाजवाद, धर्म, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, अर्थात भारत सभी धर्मों के प्रति एक समान दृष्टि रखता है। संवैधानिक उपचार का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? तो मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। संवैधानिक उपचार का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? मौलिक अधिकार के अंतर्गत। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद देवनागरी लिपि में हिंदी के संघ के सरकारी भाषा के रूप में मान्यता देता है? तो वो है 343। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद देवनागरी लिपि में हिंदी
को संघ के सरकारी भाषा के रूप में मान्यता देता है? 343। भारत संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा के संबंध में वर्णन किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 343(1) में के अनुसार भारतीय संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि जो होगा देवनागरी होगा। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा स्वीकार किया। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा स्वीकार किया गया। प्रथम आपात स्थिति की घोषणा कितने समय काल के लिए सीमित की जा सकती है? तब वो की जा सकती है 6 महीना के लिए। संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत 52 में बाह्य आक्रमण की स्थिति में आपातकाल का उल्लेख किया गया है। आपातकाल की घोषणा एक बार संसद द्वारा अनुमोदित होने पर आपातकाल 6 माह की अवधि के लिए लागू किया जा सकता है। केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री जहां पर इस तरह का प्रावधान है किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री जहां पर इस तरह का प्रावधान है किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। चलिए 62 नंबर का क्वेश्चन। 62 नंबर, भारत के संसद का व्यय किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो नियंत्रक एवं व महालेखक परीक्षक। भारत के संसद का व्यय किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो नियंत्रक व महालेखक परीक्षक। इसको 148 संविधान के अनुच्छेद के तहत मतलब इसका मतलब नियंत्रक व महालेखा परीक्षक को अनुच्छेद 148 में वर्णन है। ये CAG, इसको CAG के नाम से भी जाना जाता है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल के रूप में। ये अपना वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। जनहित याचिका की धारणा किस देश से उत्पन्न हुई है? तो अमेरिकी गणराज्य से। जनहित याचिका की धारणा किस देश से उत्पन्न हुई है? तो अमेरिकी गणराज्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 64 नंबर, किस व्यक्ति को अवैध हिरासत के खिलाफ निम्नलिखित में से कौन सी रीट लागू होती है? तो वो होती है बंदी प्रत्यक्षीकरण। किस व्यक्ति की अवैध हिरासत के खिलाफ निम्नलिखित में से कौन सी रीट लागू होती है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण। संवैधानिक प्रावधान के संशोधन का प्रावधान किसमें दिया गया है? तो वो दिया गया है भाग 20 में। भाग 20 के अनुच्छेद 368 में। भाग 20 के अनुच्छेद 368 में संवैधानिक प्रावधान के संशोधन का प्रावधान किसमें दिया गया है? तो भाग 20 के अनुच्छेद 368 में। और यह भारत के संविधान में दक्षिण अफ्रीका के संविधान से शामिल किया गया है संशोधन का प्रारूप। संशोधन का जो प्रावधान है वो साउथ अफ्रीका से लिया गया है। भारतवर्ष की रक्षा बल के सुप्रीम कमांडर होते हैं, कौन होते हैं? भारत के राष्ट्रपति। भारतवर्ष की रक्षा बल के सुप्रीम कमांडर कौन होते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति। तीनों ही सेनाओं का, थल सेना, वायुसेना और जल सेना के प्रधान सेनापति राष्ट्रपति ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य सरकार का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? राज्य सरकार का कार्यकारी प्रमुख राज्यपाल होता है। राज्य सरकार का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल। भारत का भूगोल से देखिए क्वेश्चन। भारत में जिन क्षेत्रों में शुष्क भूमि कृषि की जाती है उनमें वार्षिक वर्षा से कम होती है, तो वो 75 सेंटीमीटर से कम होती है। भारत के वैसे क्षेत्रों में शुष्क भूमि की जाती है जहां औसत वार्षिक वर्षा 75 सेंटीमीटर से भी कम होता है। जैसे कहाँ कहाँ है भारत में शुष्क या अर्धशुष्क क्षेत्र कौन से हैं? तो राजस्थान, कठियावाड़ जो कि क्षेत्र कहाँ है? गुजरात में। और प्रायद्वीपीय भारत के वृष्टि छाया प्रदेश आदि आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, थार मरुस्थल की सिंचाई करने वाले इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल कहाँ है? तो हरिके बराज में है। थार मरुस्थल की सिंचाई करने वाली इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल कहाँ है? तो हरिके बराज में है। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल पंजाब के फिरोजपुर के निकट सतलज और ब्यास नदी के संगम पर बने हरिके बराज पर है। कहाँ? तो पंजाब के फिरोजपुर के निकट सतलज व ब्यास नदी के संगम पर हरिके बराज है। यह नहर देश की सबसे लंबी नहर है जिसकी लंबाई 649 किलोमीटर है। जिसकी लंबाई कितना है? 649 किलोमीटर। राजस्थान के 10 रेगिस्तानी जिले के इस नहर के द्वारा पानी उपलब्ध होता है। जनवरी 1987 से इस नहर के द्वारा थार रेगिस्तान में सिंचाई का आरंभ हुआ। इंदिरा गांधी नहर का राजस्थान का जीवन रेखा और मरु गंगा भी कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर देखिए, क्वेश्चन कह रहा है भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कहाँ उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन नहीं उगते हैं? तब इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई। क्यों हो जाएगा ये? देखिए, भारत में उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, मेघालय एवं असम का क्षेत्र एवं हिमालय के भावर क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जहां औसत वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। इस प्रकार के वन में बांस, बेंत, रबर, रोजवुड, आयरन वुड आदि वनस्पति पाई जाती है। फिर से सुन लीजिए, भारत में उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन कहाँ कहाँ? तो पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कौन? नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र में मेघालय और असम का क्षेत्र एवं हिमालय के भावर क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जहाँ की औसत वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। इसमें बांस, बेंत, रबर, रोजवुड, आयरन वुड आदि वनस्पतियाँ पाई जाती है। दंडकारण्य में इंद्रावती, सबरी किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो वो है गोदावरी नदी की। दंडकारण्य में इंद्रावती, सबरी किसकी सहायक नदियां हैं? तो गोदावरी नदी की। देखिए, इंद्रावती एवं सबरी नदी गोदावरी नदी की सहायक नदी है। इसकी अन्य सहायक नदी भी है, पेंगांग, प्राणहिता, मंजिरा इसकी अन्य सहायक नदी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 72, निम्न में से कौन सी वायुमंडलीय विशेषता भारतीय ग्रीष्म मानसून के प्रदर्शन से संबंध है? तो इसका भी आंसर ई हो जाएगा। इसका बहुत ही लंबा चौड़ा एक्सप्लानेशन है, तो इसका एक्सप्लानेशन हम छोड़ देते हैं, इसका आंसर ई हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़िए, मणिपुर की मध्य घाटी में सकेंद्रीकृत गैर अनुसूचित लोगों को कहा जाता है, किसको? तो मैतेई को। मणिपुर की मध्य घाटी में सकेंद्रीकृत गैर अनुसूचित लोगों को कहा जाता है मैतेई। देखते हैं 74 नंबर क्वेश्चन। भारत के वे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जहां 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत उनकी कुल जनसंख्या में सबसे अधिक है, तो पंजाब और लक्षद्वीप। भारत के वे राज्य केंद्र शासित प्रदेश जहां 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत उनकी कुल जनसंख्या में सबसे अधिक है, तो पंजाब और लक्षद्वीप। 75, जवाहर सुरंग किसके नज़दीक स्थित है? जवाहर सुरंग बनिहाल दर्रे के नज़दीक स्थित है, बनिहाल दर्रा। अब 20 भूगोल देखिए, रेगिस्तान क्षेत्र में मशरूम सेल निर्माण किसके द्वारा होता है? तो अपघर्षण के द्वारा होता है। रेगिस्तानी क्षेत्र में मशरूम सेल निर्माण किसके उदाहरण हैं? तो अपघर्षण के उदाहरण हैं। 77 नंबर देखिए क्वेश्चन। 77 कह रहा है कि निम्न में से कौन सी विशेषता ज्वालामुखी उत्पाद की है? तो निम्न में से कौन सी विशेषता ज्वालामुखी उत्पाद की है? तो ये हो जाएगा भू अभिनति। देखिए, पृथ्वी की भूपटल में स्थित तो वह स्थान ज्वालामुखी कहलाता है, जहाँ से पृथ्वी के आंतरिक भागों में गर्म पिघली चट्टानें, राख, गैसें और चट्टानों के टुकड़े आदि एक या एक से अधिक छिद्रों या सुराखों से बाहर निकलते हैं। ज्वालामुखी उद्गार के दौरान भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं, जो कि भू अभिनति प्रक्रिया का प्रतिफल होता है। निम्नलिखित में से किनके मध्य की औसत दूरी एक खगोलीय इकाई है? तो वो है पृथ्वी और सूरज। निम्नलिखित में से किनके मध्य की औसत दूरी एक खगोलीय इकाई है? पृथ्वी और सूरज। रूस का सेंट पीटर्सबर्ग शहर किसके तट पर स्थित है? तो वो है बाल्टिक सागर, सी। रूस का सेंट पीटर्सबर्ग शहर किसके तट पर स्थित है? तो बाल्टिक सागर के तट पर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा अंगूरी मंदिरा पैदा करने, एक बार थोड़ा सा पिछले क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए। रूस का सेंट पीटर्सबर्ग शहर किसके तट पर स्थित है? तो बाल्टिक सागर के तट पर। देखिए, रूस की ये सांस्कृतिक राजधानी भी है बाल्टिक सागर, इसको नॉर्दर्न कैपिटल भी कहा जाता है। अब बढ़िए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा अंगूरी मंदिरा पैदा करने वाला फ्रांस का एक प्रदेश नहीं है? तो वो है ससेन। कौन है? ससेन। बरगंडी, अल्सासे एवं सैलेन फ्रांस के प्रमुख शराब उत्पादन केंद्र है, जबकि ससेन जर्मनी का सबसे छोटा शराब उत्पादन केंद्र है। बरगंडी, अल्सासे, शैम्पेन ये कहाँ की है? तो फ्रांस के प्रमुख शराब उत्पादन केंद्र है। नामीबिया तट के साथ बहने वाली ठंडी जलधारा का नाम क्या है? तो वो है वेंगुएला की धारा। आगे बढ़िए, इराक का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय है, तो वो है कुर्द।
कुर्द। इराक का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय है कुर्द। 83 नंबर, ब्राज़ील के पठार के पास के मैदानों को कहते हैं, क्या कहते हैं? कंपोस। ब्राज़ील के पठार के पास के मैदानों को कहते हैं कंपोस। अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन देखिए, भारतवर्ष में निम्नलिखित में से कौन सा विनिमय दर व्यवस्था लागू है? तो वो है फ्री फ्लोट लागू है। भारतवर्ष में निम्नलिखित में से कौन सा विनिमय दर व्यवस्था लागू है? तो फ्री फ्लोट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा निवेशक एजेंसी भारत सरकार की प्रतिभूतियां खरीद सकता है? तो देखिए कौन सा खरीद सकता है? तो तीनों ही खरीद सकता है, व्यक्ति भी, वित्त प्रतिष्ठान भी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी खरीद सकता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, व्यक्ति और वित्त प्रतिष्ठान भी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक वित्त वर्ष में कितनी बार आर्थिक नीति की समीक्षा करती है? तो द्विमासिक करती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक वित्त वर्ष में कितनी बार आर्थिक नीति की समीक्षा करती है? तो द्विमासिक। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किस मुद्रास्फीति सूचकांक का मुद्रास्फीति लक्ष्य के लिए मानक के रूप में उपयोग करती है? तो CPI संयुक्त यानी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किस मुद्रास्फीति सूचकांक का मुद्रास्फीति लक्ष्य के लिए मानक के रूप में उपयोग करती है? तो CPI संयुक्त। नई कार्य प्रणाली के अनुसार बैंक की उधार दर की गणना किस पर आधारित है? तो वो आधारित है धन का सीमांत व्यय पर। नई कार्य प्रणाली के अनुसार बैंक की उधार दर की गणना किस पर आधारित है? धन का सीमांत व्यय पर। अर्थव्यवस्था में आर्थिक आपूर्ति की रकम निम्नलिखित में से किस समष्टि अर्थशास्त्री चर को प्रभावित करता है? तो मूल स्तर पर। अर्थव्यवस्था में आर्थिक आपूर्ति की रकम निम्नलिखित में से किस समष्टि अर्थशास्त्री चर को प्रभावित करता है? तो मूल स्तर। देश में विभिन्न स्थलों या घटनाओं को देखने के लिए भारत में विदेशियों की यात्रा अर्थनैतिक दृष्टि से निम्नलिखित में से किसके समान मानी जाती है? तो निर्यात। में विभिन्न स्थलों या घटनाओं को देखने के लिए भारत में विदेशियों की यात्रा अर्थनैतिक दृष्टि से निम्नलिखित में से किसके समान मानी जाती है? निर्यात। केंद्रीय सरकार द्वारा राज्य तथा स्थानीय निकायों को पूंजीगत परिसंपत्ति के विकास के लिए दिया गया अनुदान केंद्रीय बजट में किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? तो राजस्व व्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें को दोबारा देख लीजिए। कह रहा है केंद्रीय सरकार द्वारा राज्य तथा स्थानीय निकायों को पूंजीगत परिसंपत्ति के विकास के लिए दिया गया अनुदान केंद्रीय बजट में किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? तो राजस्व व्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र की बिक्री से प्राप्त हुई राशि भारत सरकार के किस खाते में जमा होती है? तो वो जमा होती है कर्ज बनाने वाली पूंजीगत प्राप्ति। भारत का सार्वजनिक खाता। राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र की बिक्री से प्राप्त हुई राशि भारत सरकार के किस खाता में जमा होती है? तो भारत के सार्वजनिक खाता में। भारत सरकार का राजकोषीय घाटा निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? तो कर्ज बनाने वाली पूंजीगत प्राप्ति से। भारत सरकार का राजकोषीय घाटा निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? तो कर्ज बनाने वाली पूंजीगत प्राप्ति से। वस्तु एवं सेवा कर यानी GST के संदर्भ में राजस्व तटस्थ का दर का अर्थ क्या है? तो वह दर जिस पर राज्य एवं केंद्र के लिए कर राजस्व GST से पहले के समान रहे। वस्तु एवं सेवा कर GST के संदर्भ में राजस्व तटस्थ की दर का अर्थ क्या है? तो वह दर जिस पर राज्य एवं केंद्र के लिए एक कर राजस्व GST पहले के समान रहे। भारत में कृषि की अवधि होती है फसल वर्ष। भारत में कृषि की अवधि होती है फसल वर्ष 1 जुलाई से 30 जून। देखिए इसमें आपको कुछ चीज़ें याद रखना होगा। भारत में कृषि फसल की अवधि 1 जुलाई से 30 जून तक मानी जाती है। भारत में मौसम के आधार पर 3 प्रकार के फसल उगाए जाते हैं, खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद की फसल। खरीफ की फसल जून जुलाई में उगाए जाते हैं। जून जुलाई में खरीफ की फसल उगाए जाते हैं और अक्टूबर नवंबर में काट लिए जाते हैं। और अक्टूबर नवंबर में क्या किए जाते हैं?
काट लिए जाते हैं। इसके अंतर्गत कौन से फसल आते हैं? तो धान, जूट, मूंगफली। धान, जूट, मूंगफली। फिर बात करते हैं रबी फसल की। रबी फसल अक्टूबर नवंबर में उगाया जाता है, अक्टूबर नवंबर में उगाया जाता है और इसको काट लिया जाता है फरवरी मार्च में, फरवरी मार्च में काट लिया जाता है। इसके अंतर्गत गेहूँ, मक्का और आलू आते हैं। जायद फसल की बात करते हैं। जायद फसल जो है खरीफ और रबी फसल के बीच अवधि में बोया जाता है, जैसे ककड़ी, खीरा, तरबूज, टमाटर आदि इसके फसल के उदाहरण हैं। 2 रुपया और उसके अधिक मूल्य की मुद्रा की नोट की देनदारी किसकी होती है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। 2 रुपये या उससे अधिक मूल्य की मुद्रा की नोट की देनदारी किसकी होती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। अब साइंस देखिए, भौतिकी से स्टार्ट करते हैं। 100 डेसिबल शोर का प्रबलता स्वर संगत होगा, तो वो होगा एक मशीन शॉप से आने वाले शोरगुल, एक मशीन शॉप से आने वाले शोरगुल। 100 डेसिबल शोर का प्रबलता स्वर संगत होगा एक मशीन शॉप से आने वाले शोरगुल। एक क्षैतिज वृत्त में स्थिर चाल से घूम रहे पिंड के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थिर रहेगा? तो वो रहेगा गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। एक क्षैतिज वृत्त में स्थिर चाल से घूम रहे पिंड के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थिर रहेगा? गतिज ऊर्जा। 99 का क्वेश्चन देखिए। 99 कह रहा है कि ऑडियोमीटर क्या नापता है? ऑडियोमीटर क्या नापता है दोस्तों? तो ध्वनि की तीव्रता। ऑडियोमीटर क्या नापता है? ध्वनि की तीव्रता। अब देखिए नेक्स्ट, यदि बल के न्यूटन में और दूरी को मीटर में प्रदर्शित किया जाए तो किए गए कार्य को प्रदर्शित किया जाएगा तो जूल में किया जाएगा, किए गए कार्य को जूल में। निकट दृष्टि दोष किसके प्रयोग से उपचारित किया जा सकता है? तो वो किया जा सकता है अवतल लेंस के साथ। अवतल लेंस, एक चीज़ जान लीजिए, इसके निवारण कुछ बताता हूँ जो याद रखिएगा। पहले जान लीजिए निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस से, अवतल लेंस को मायोपिया, अवतल लेंस से मायोपिया को भी दूर किया जाता है। और उत्तल लेंस से हाइपरमेट्रोपिया को उत्तल लेंस से दूर किया जाता है। और बाईफोकल लेंस से प्रेसबायोपिया को दूर किया जाता है। अब बेलनाकार लेंस से यानी अस्टिग्माटिज्म को दूर किया जाता है, अस्टिग्माटिज्म को। प्रकाश वर्ष का संबंध है किससे है? तो प्रकाश वर्ष का संबंध दूरी से है, प्रकाश वर्ष का संबंध दूरी से है। वह उपकरण जो ईंधन की रासायनिक ऊर्जा से सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलता है वो है ईंधन सेल। वो क्या है? ईंधन सेल। रसायन विज्ञान से देखिए, कुकिंग ताप पर स्थिर रहने वाला क्लोरीन युक्त कृत्रिम स्वीटर जिसका रूप तथा स्वाद शक्कर की तरह होता है निम्नलिखित में से कौन है? तो सुक्रालोज। कौन है? सुक्रालोज। कुकिंग ताप पर स्थिर रहने वाला क्लोरीन युक्त कृत्रिम स्वीटर जिसका रूप तथा स्वाद शक्कर की तरह होता है निम्नलिखित में से कौन है? तो सुक्रालोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व नहीं है? तो वो कौन नहीं है? तो कैडमियम। निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व नहीं है? तो कैडमियम। 106 का आंसर देख लीजिए। संघनन क्या है? संघनन है वाष्प का द्रव में परिवर्तन। संघनन क्या है? वाष्प का द्रव में परिवर्तन संघनन कहलाता है। जबकि निश्चित ताप पर द्रव का वाष्प में बदलना वाष्पन कहलाता है। द्रव का वाष्प में बदलना वाष्पन कहलाता है। प्रायः क्वथनांक एवं संघनन ताप समान होता है। क्वथनांक और संघनन ताप समान होता है। नाभिकीय विखंडन किसके संघात के कारण होता है? न्यूट्रॉन के कारण। नाभिकीय विखंडन किसके संघात के कारण होता है? न्यूट्रॉन के कारण। पीतल एक मिश्र धातु है। पीतल क्या है? एक मिश्र धातु है। तो जस्ता और तांबा का मिश्र धातु है। पीतल जस्ता और तांबा का मिश्र धातु है। कांसा किसका है? तो कॉपर टीन का। कांसा किसका मिश्र धातु है? तो कॉपर टीन का। टांका लेड और टीन का है। टांका लेड टीन का है। गन मेटल कॉपर जिंक टीन का है। गन मेटल किसका है? कॉपर जिंक टीन का। जर्मन सिल्वर कॉपर जिंक निकेल का है। जर्मन सिल्वर किसका मिश्र धातु है? तो कॉपर जिंक निकेल का। लोहे का विशुद्धतम रूप है पिटवा लोहा। लोहे का विशुद्धतम रूप है पिटवा लोहा। उस वैज्ञानिक का आपको नाम बताना है जिसने कहा था कि पदार्थ को ऊर्जा में बदला जा सकता है, तब वो है
आइंस्टीन। आइंस्टीन, पदार्थ को ऊर्जा में बदला जा सकता है, आइंस्टीन ने कहा था। महान वैज्ञानिक आइंस्टीन ने पदार्थ से ऊर्जा प्राप्त होने की अवधारणा बतलाई थी। नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया इसी अवधारणा पर आधारित है। अब देख लेते हैं जीव विज्ञान से, बायोलॉजी। निम्नलिखित में से कौन सा एंटीबायोटिक नहीं है? तो वो कौन सा नहीं है? तो ऑक्सीटोसिन, ये एंटीबायोटिक नहीं है। एंटीबायोटिक के उदाहरण हैं एरिथ्रोमाइसिन, पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन, पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन। इसके अलावा स्ट्रेप्टोमाइसिन याद रखिए, स्ट्रेप्टोमाइसिन याद रखिए, और एक्टिडीन और टेरामाइसिन याद रखिए, एक्टिडीन और टेरामाइसिन याद रखिए। ये तो 3 याद रहेगा ही, एरिथ्रोमाइसिन, पेनिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन। इसके अलावा 3 और, स्ट्रेप्टोमाइसिन और एक्टिडीन, टेरामाइसिन। एक ये हो गया टेरामाइसिन, और दूसरा एक्टिडीन और स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये हो गए एंटीबायोटिक। अब आपको कुछ याद करवा देता हूँ हार्मोन का। हार्मोन है ऑक्सीटोसिन, इंसुलिन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, इंसुलिन, ग्लूकागॉन, मिलेटोनिन और एपिनेफ्रिन। चलिए, हेपेटाइटिस विषाणु का उद्भव काल होता है 30 से 180 दिन, 30 से 180 दिन। हेपेटाइटिस विषाणु का उद्भव काल है 30 से 180 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निःश्वसन के समय डायफ्राम हो जाता है गुंबदकार। निःश्वसन के समय डायफ्राम हो जाता है गुंबदकार। देखिए, एक्सपायरेशन निःश्वसन होता है, एक्सपायरेशन का हिंदी क्या होता है? निःश्वसन। और श्वसन का क्या होता है? इंस्पिरेशन। श्वसन का हिंदी क्या, इंग्लिश क्या होता है? इंस्पिरेशन। देखिए, जब श्वसन होता है तो वायुमंडलीय O2 युक्त वायु फेफड़ों में प्रवेश करती है और डायफ्राम, चपटा और तथा स्टर्नम नीचे की ओर झुक जाता है। फिर से सुनिए, जब इंस्पिरेशन होता है, इंस्पिरेशन का मतलब श्वसन होता है, तो वायुमंडल O2 युक्त वायु फेफड़ों में प्रवेश करती है। इस केस में डायफ्राम चपटा हो जाता है और स्टर्नम नीचे की ओर झुक जाता है। अब इसमें निःश्वसन की बात करें, इसमें फेफड़ों से CO2 युक्त वायु बाहर निकाली जाती है, इसमें CO2 युक्त बाहर निकल जाती है। इसलिए इस केस में डायफ्राम गुंबदनुमा तथा स्टर्नम ऊपर खिसक जाता है। इसमें स्टर्नम ऊपर की ओर खिसक जाता है। इंस्पिरेशन में स्टर्नम नीचे झुक जाता है, लेकिन इसमें स्टर्नम ऊपर खिसक जाता है और डायफ्राम क्या हो जाता है? गुंबदनुमा। निम्नलिखित में से कौन सी गैस वातावरण प्रदूषक मानी जाती है? तो सल्फर डाइऑक्साइड। निम्नलिखित में कौन सी गैस वातावरण प्रदूषक मानी जाती है? तो सल्फर डाइऑक्साइड। अच्छा, सल्फर डाइऑक्साइड कैसे कैसे निकलता है? देखिए, पेट्रोल व कोयला के जलने से भी सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है, ताप संयंत्रों में निकलता है, वाहन तथा लोहा जस्ता लेड आदि धातु के पिघलने से भी उत्पन्न होता है। इसी से श्वसन संबंधित रोग तथा अम्ल वर्षा का विघटन होता है। 115 नंबर क्वेश्चन देखिए, 115 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए किया जा सकता है? तो गैम्बूसिया। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए किया जा सकता है? तो गैम्बूसिया। विटामिन सी की कमी से होता है, क्या होता है? विटामिन सी की कमी से तो अस्कर्वी होता है, विटामिन सी की कमी से अस्कर्वी होता है, विटामिन सी की कमी से अस्कर्वी होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो हीमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना है, ऑक्सीजन का परिवहन करना है हीमोग्लोबिन का कार्य। देखिए, डॉक्टरी मृत्यु की घोषणा, डॉक्टर लोग मृत्यु का घोषणा कब करते हैं? जब नाड़ी गति रुक गई हो, हृदय गति बंद हो गई हो, आँख की पुतलियाँ स्थिर एवं फैल गई हो तथा प्रकाश पड़ने पर कोई प्रतिक्रिया ना हो। ये तीनों ही स्थिति में डॉक्टर मृत्यु की घोषणा कब करेगी? तो नाड़ी गति रुक गई हो, हृदय गति बंद हो गई हो, आँख की पुतलियाँ स्थिर एवं फैल गई हो तथा प्रकाश पड़ने पर कोई प्रतिक्रिया ना हो। 119, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अपघटक जीवाणु। इसका आंसर डी हो जाएगा, अपघटक जीवाणु। पहले 120 का क्वेश्चन देख लीजिए, फिर आपको आगे बताते हैं।
मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि जोड़े के मौजूद रहती है? तो वो है अधिवृक्क। मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि जोड़े के मौजूद रहती है? अधिवृक्क एक अंतःस्रावी ग्रंथि है जिसमें एपिनेफ्रिन, मेलेटोनिन, थायमिन आदि हार्मोन निकलते हैं। कौन से इससे हार्मोन निकलते हैं अधिवृक्क से? तो एपिनेफ्रिन, मेलेटोनिन और थाइमोसिन। अब देखिए 119 वाला क्वेश्चन एक बार फिर से। इसमें कह रहा है कि उत्पादक में हरिन आता है, जो कि गलत है। जबकि उत्पादक में कौन कौन चीज़ आते हैं? तो पेड़, पौधा, शैवाल, पादप, प्लावक, ये सब आते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता जो भोजन के लिए पौधों पर निर्भर रहते हैं, जैसे बकरी, हिरन, ऊँट। द्वितीय उपभोक्ता सांप, भेड़िया होता है। और तृतीय उपभोक्ता बाघ, तेंदुआ होता है। एक क्वेश्चन का और एक्सप्लेनेशन देखिए 116 नंबर में। इसको मैं आपको बहुत चीज़ें याद करवाता हूँ। विटामिन सी की कमी से क्या होता है? तो आपको पता था, स्कर्वी। विटामिन सी को अस्कर्विक एसिड कहते हैं, जिसकी कमी से स्कर्विक रोग होता है। इसे खट्टे फल जैसे नींबू, संतरा आदि से प्राप्त किया जाता है। देखिए, विटामिन ए को रेटिनॉल कहा जाएगा। विटामिन ए को क्या कहा जाएगा? रेटिनॉल। और इसको कमी से रतौंधी और जीरोथैलेमिया रोग होता है। रतौंधी और जीरोथैलेमिया रोग होता है। थायमीन, B1 को थायमीन कहा जाता है और इसके कमी से बेरी रोग होता है। B1 को थायमीन कहा जाता है और बेरी का रोग होता है। B3 को नियासिन कहा जाता है और इसके कमी से पेलाग्रा या 4D सिंड्रोम होता है। पेलाग्रा या 4D सिंड्रोम होता है किससे? B3 से। और विटामिन डी को कैल्सीफेरोल कहा जाता है, जिसकी कमी से बच्चों में रिकेटस और वयस्क में ऑस्टियोमलेशिया होता है। बच्चों में रिकेटस और वयस्क में ऑस्टियोमलेशिया होता है कैल्सीफेरोल की कमी से, यानी डी की कमी से। विटामिन ई, इसको टोकोफेरोल कहते हैं। इसके कमी के कारण गंजापन, नपुंसकता, बांझपन, गठिया आदि बीमारी होता है। नपुंसकता, बांझपन, गठिया, गंजापन होता है विटामिन ई की कमी से। और विटामिन ई को टोकोफेरोल कहा जाता है। और विटामिन के को फिलियोक्विनोन कहा जाता है, जिसके कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। तो इस तरीके से आपका CDPO का ये वाला हो गया ख़त्म। अब आप लोग को मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय और अच्छे से पढ़ते रहें। अगर ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी चैनल शेयर करें। धन्यवाद।